नमस्कार दोस्तों, मैं खुशहाल सिंह एनके रेलवे साइको क्लासेस जयपुर में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों की क्लास सेकंड लेकर के आया हूं। इसमें आज जो अपन क्वेश्चनों की बात करेंगे वो इकाइयों से संबंधित क्वेश्चनों की बात करेंगे। अब इकाइयों से संबंधित क्वेश्चनों की बात करने से पहले इकाइयों के बारे में अपन कुछ परिचय जान लेते हैं। आइए अपन देखते हैं। इकाइयां भौतिक राशि की माप तोल के लिए माना गया स्टैंडर्ड मान जैसे किलोग्राम, मीटर, लीटर इत्यादि इकाई कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी भौतिक राशियां हैं उन सभी के पीछे कोई ना कोई स्टैंडर्ड मान होता है। जैसे दूरी दूरी को अपन जो व्यक्त करते हैं 1 मीटर, 2 मीटर या सेंटीमीटर, या हम दूरी को व्यक्त करते हैं इंच में, तो ये हमारे पास में इंच या सेंटीमीटर या मीटर जो है वो क्या है, वो इकाई कहलाती है। ऐसे ही द्रव्यमान में हम किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल व्यक्त करते हैं तो वो भी क्या है, इकाई कहलाती है। अब इकाइयों यानी कहने का मतलब यह है कि इकाइयों की आवश्यकता क्यों है। एक भौतिक राशियों की माप तोल के लिए इकाइयों की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं अपन इसके अंदर। देखिए दोस्तों कि इकाइयों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, इसमें देखते हैं कि इकाइयों को इसने कहा है यहाँ पे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं? देखिए इकाइयों के दो भाग कौन कौन से हैं। एक तो है मूलभूत इकाइयां जिन्हें अपन इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। दूसरा है व्युत्पन्न इकाइयां जिन्हें अपन ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। मूलभूत इकाइयों के अंदर यदि हम बात करते हैं तो मूलभूत इकाइयों में हमारे पास में मूल राशियां आती हैं। वो कौन कौन सी मूल राशियां आती हैं? एक होती है लंबाई, दूसरी होती है द्रव्यमान और तीसरी होती है समय। ठीक है, लंबाई जिसे अपन इंग्लिश में लेंथ कह देते हैं, द्रव्यमान जिसे हम इंग्लिश में मास कह देते हैं, और समय जिसे अपन इंग्लिश में टाइम कहते हैं। यानी एक तरीके से मूल राशियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं? LMT, लेंथ, मास, टाइम। और मूल राशियों से जो अन्य राशियां बनाई जा रही हैं वो सारी की सारी व्युत्पन्न इकाइयां, मूल इकाइयों से मतलब जो अन्य इकाइयां बनाई जा रही हैं वो व्युत्पन्न इकाइयां या इंग्लिश में जिन्हें अपन ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं वो कहलाती है। अब अपन इसमें आगे चलते हैं। देखो, दो या दो से अधिक मूल इकाइयों से बनी राशियां क्या कहलाती हैं? हमारे पास में व्युत्पन्न इकाइयां कहलाती हैं। जैसे हम बात करते हैं क्षेत्रफल, आयतन, दाब। अब क्षेत्रफल की इकाई देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर स्क्वायर से मतलब है, इसका मतलब इसमें दो बार लेंथ को या विड्थ को उसके साथ मतलब दो बार दूरी को मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यही कहा गया है कि दो या दो से अधिक मूल इकाइयों से बनी। अब देखो एक ये रही और दूसरी ये रही। ठीक है, लंबाई भी मीटर में आपकी, और यदि हम बात करें विड्थ भी मीटर में, या लंबाई भी सेंटीमीटर में और विड्थ भी सेंटीमीटर में, तो इस तरीके से दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर बनता है या मीटर का स्क्वायर बनता है। तो ये हमारे पास में क्या कहलाती है? व्युत्पन्न इकाई कहलाती है। इसी प्रकार अपन आयतन को देखते हैं तो आयतन के अंदर भी हम बात जो करते हैं, लंबाई गुना में हमारे पास में चौड़ाई होती है, गुना में ऊंचाई होती है। तो तीनों को जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, इस तरीके से सेंटीमीटर क्यूब बन जाता है हमारे पास। या मीटर मल्टीप्लाई मीटर, तो मीटर क्यूब बनता है अपने पास में। तो अपन इसे क्या कहते हैं? आयतन कह देते हैं। और आयतन जो है, आयतन की जो इकाई बनी है, व्युत्पन्न की गई है वो हमारे पास। इसी तरीके से अपन बात करते हैं दाब। दाब किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या हमारे पास में किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, क्लियर? इसमें अपन आगे चलते हैं और इकाइयों की प्रणालियों से संबंधित जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे कि हमारे पास में इकाइयों के अंदर एक होती है मीट्रिक प्रणाली, एक होती है सीजीएस प्रणाली और एक होती है ब्रिटिश प्रणाली। ठीक है, मीट्रिक प्रणाली जिसे अपन एमकेएस कहते हैं,
CGS फ्रांसीसी प्रणाली और FPS ब्रिटिश प्रणाली। ठीक है, अब इसके अंदर अपन बात करते हैं मीट्रिक प्रणाली के अंदर MKS। MKS से तात्पर्य क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर लंबाई के लिए, किलोग्राम द्रव्यमान के लिए और सेकंड किसके लिए? समय के लिए। जो अपन ने बात करी थी शुरुआत में, मूल इकाइयां जो है हमारे पास में, मूलभूत जो है हमारे पास में LMT, तो लेंथ, मास और टाइम, तीनों हमारे पास में है। ऐसे ही CGS पद्धति है। CGS पद्धति के अंदर हमारे पास मीट्रिक के अंदर लंबाई जो ले रहे थे हम मीटर में ले रहे थे, द्रव्यमान किलोग्राम में ले रहे थे, समय जो ले रहे थे सेकंड में ले रहे थे। CGS पद्धति के अंदर हमारे पास में लंबाई जो आ जाती है अपने पास में वो सेंटीमीटर में आ जाती है और द्रव्यमान ग्राम में आ जाता है, समय सेकंड में आ जाता है। और FPS के अंदर बात करें यदि अपन, तो FPS के अंदर लंबाई जो आ जाती है फुट में आ जाती है हमारे पास, द्रव्यमान पौंड में आता है, समय सेकंड में आता है। इस तरीके से अपन चलते हैं। देखो आप, लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में आपका। CGS पद्धति के अंदर सेंटीमीटर में, ग्राम में, सेकंड में, यानी जो सेंटीमीटर है वो लंबाई के लिए है, ग्राम जो है वो द्रव्यमान के लिए है और सेकंड किसके लिए है? समय के लिए है। इसी तरह अपन बात करते हैं FPS पद्धति के अंदर लंबाई के लिए फुट है, द्रव्यमान के लिए पौंड है और समय के लिए क्या है? सेकंड है। ठीक है, इस तरह से ये तीन प्रणालियां हमारे पास अलग अलग जगह चल रही थी। ठीक है, मतलब देश के विभिन्न हिस्सों में कहीं पे MKS प्रणाली इस्तेमाल हो रही थी, कहीं पे CGS प्रणाली हो रही थी, कहीं पे FPS प्रणाली इस्तेमाल की जा रही थी। फिर इसमें कुछ सुधार हुआ सभी जगह, और सुधार होने के पश्चात में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी सबने मिलकर के एक प्रणाली तैयार की जिसका नाम क्या रखा गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसमें अपन चलते हैं तो इसमें भी तीन जो है MKS मीट्रिक प्रणाली से तीन प्रणाली तो इसने उठाई। तीन मतलब इकाइयां कौन कौन सी उठाई? लंबाई के लिए इसने कहा मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड को इस्तेमाल किया। इसके अलावा इसमें जो हमारे पास SI यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अंदर जो मूल इकाइयां हैं वो हमारे पास में तीन के अलावा चार और हैं, जिस पे अपन आगे चलते हैं। देखो ध्यान देना इधर बोर्ड पे, मूलभूत भौतिक राशियां कौन कौन सी है, यानी SI प्रणाली के अंदर कौन कौन सी हैं। लंबाई हमारे पास में पहले थी, लंबाई जो थी आपके पास में पहले मैंने बताया था कि लंबाई है। लंबाई के बाद में समय आती है आपके, फिर उसके बाद में द्रव्यमान आती है, तापमान आती है। ठीक है, तीन तो ये आपको मैंने बता ही रहा हूं बार बार, तीन तो इस्तेमाल हो रही है जिसमें अपन LMT की बात करते हैं। उसके बाद में तापमान की आती है SI प्रणाली में, फिर विद्युत धारा आता है SI के अंदर, फिर हमारे पास में प्रदीपन तीव्रता, ठीक है ना, और उसके बाद में हमारे पास में आता है पदार्थ की मात्रा। ये हमारे पास में चार और इकाइयां SI के अंदर जुड़ जाती हैं। इसमें अपन आगे चलते हैं, ध्यान से देखना जरा। एक डायग्राम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। डायग्राम पे यदि आप ध्यान से देखोगे तो देखो जरा, डायग्राम को आप देखना जरा। SI प्रणाली का बीच में बना हुआ है। यहां पे अपन बात करते हैं यहां पे अपन बात करते हैं तो ध्यान देना जरा दोस्तों। SI प्रणाली के अंदर मैंने कहा था 7 मूल इकाइयां हैं। वो 7 मूल इकाइयां कौन कौन सी हैं? तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा, ये यहां पे मीटर है, नजर आ रहा है आपको ये मीटर में, यहां पे आपको ये मीटर है। ठीक है, यानी ये लंबाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां पे हमारे पास ये किलोग्राम है, ये द्रव्यमान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां पे अपन देखें, ये हमारे पास में कैंडला है जो प्रकाश तीव्रता के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां पे ये केल्विन है जो कि तापमान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, तापमान की SI पद्धति में इकाई क्या होगी? केल्विन होगी। और यदि यहां पे अपन बात करें तो ये एम्पियर, ये करंट के लिए हमारे पास शो हो रहा है, यानी विद्युत धारा के लिए। तो इसका मतलब विद्युत धारा की इकाई हमारे पास में क्या हो जाएगी? यहाँ पे विद्युत धारा की इकाई हमारे पास में यहाँ पे एम्पियर हो जाएगी। विद्युत धारा की इकाई क्या हो जाएगी? एम्पियर हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास में ये समय के लिए है, ये टाइम के लिए, ये घड़ी का ये बन रहा है हमारे पास में यहाँ पे सामने ये
इसे ध्यान से देखो तो एक घड़ी का सिंबल बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये किसके लिए है, समय के लिए है। समय के लिए इसका मतलब है टी टाइम के लिए अपन इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी सेकंड जो है, समय की इकाई क्या है, सेकंड है यहाँ पे। इस तरीके से अपने पास में 7 मूल इकाइयां हो जाती हैं। लंबाई के लिए अपन मीटर की बात कर रहे हैं, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम की बात कर रहे हैं। डायग्राम देखो जरा, थोड़ा डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ लंबाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ ये द्रव्यमान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे ये देखो ये बल्ब सा बना रखा है, इसका मतलब प्रकाश तीव्रता के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो प्रकाश तीव्रता की इकाई कैंडिला हो गई, द्रव्यमान की इकाई जो किलोग्राम हो गई, तापमान की इकाई, यहाँ पे तापमान की इकाई हमारे पास में क्या हो गई है, केल्विन हो गई है। और यदि विद्युत धारा की बात करें तो एम्पियर हो गई है। और यदि यहाँ पे समय की बात करें तो समय की इकाई यहाँ पे सेकंड हो गई है। इस तरह से मूल जो है हमारे पास एसआई पद्धति में 7 इकाइयां हैं। इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं। देखो अब 7 मूल इकाइयों से वापस से देखना, 7 मूल इकाइयां जो हैं, पहली क्या थी, दूरी या लंबाई, जिसकी हमारे पास में इकाई क्या है, मीटर, जिसे अपन प्रतीक m से इंडिकेट करते हैं। और इसमें आगे चलते हैं अपन, दूसरी इकाई हमारे पास में कौन सी है, द्रव्यमान, जिसकी इकाई क्या है, किलोग्राम, और किलोग्राम का प्रतीक क्या है हमारे पास में, केजी होता है। समय, समय की इकाई क्या है, सेकंड, सेकंड को अपन स्मॉल एस से इंडिकेट करते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर, एम्पियर को अपन ए से इस्तेमाल करते हैं। तापमान, तापमान की इकाई केल्विन, ये आपको याद रखना है कि तापमान की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है, केल्विन। इससे पहले मैंने आपको तापमान के बारे में जब बताया था तो तापमान की इकाई डिग्री सेल्सियस भी बताई थी, डिग्री फ़ारेनहाइट भी बताई थी, केल्विन भी बताई थी और डिग्री र्यूमर भी बताई थी। लेकिन यदि अपन बात करें एसआई सिस्टम के अंदर तापमान की इकाई कौन सी होती है, तो वो अपने पास में केल्विन उत्तर होगा। इसके बाद अपन चलते हैं प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता की इकाई हमारे पास में क्या होती है, कैंडला होती है, जिसे अपन स्मॉल सी डी से व्यक्त करते हैं। और उसके बाद अपने पास में लास्ट आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा की इकाई मोल होती है, जिसे अपन स्मॉल MOL से व्यक्त करते हैं। इस तरह से ये हमारे सामने मूल जो है एसआई सिस्टम की मूल इकाइयां जो हैं 7 वो आई हैं। इसके अलावा इसमें 2 पूरक इकाइयां और लेकर के आए, जो कि सामान्य कोण की होती है, रेडियन, और सामान्य कोण की कौन सी होती है, रेडियन होती है। और एक इकाई और आई इसके अलावा ठोस कोण की, जिसे अपन स्टेरेडियन कहते हैं। ये जब मैं आपको क्लास पढ़ाऊंगा, क्लास में, तब मैं आपको बताऊंगा इसमें डिस्क्राइब करके। यहाँ पे तो अपन 2 ही बात करते हैं कि पूरक इकाइयां 2 हैं हमारे पास में। एक सामान्य कोण की होती है जिसे अपन रेडियन कहते हैं, और दूसरी ठोस कोण की होती है जिसे अपन स्टेरेडियन कहते हैं। आगे चलते हैं अपन इसके अंदर, आगे अपन देखते हैं। तो अब आता है एसआई प्रणाली में व्युत्पन्न मात्राएं, यानी व्युत्पन्न इकाइयां कौन सी हैं। बहुत सारी हैं वैसे तो, जितनी भी इकाइयां जो बन रही हैं, इन 7 मूल इकाइयों के अलावा जितनी भी इकाइयां जो बनती हैं वो सभी की सभी क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न इकाइयां कहलाती हैं। कुछ व्युत्पन्न इकाइयों के बारे में मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ, उसके बाद अपन अपने क्वेश्चनों पे चलेंगे। देखिए आगे कौन कौन सी हैं। देखो यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करी तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग मीटर, जिसे अपन मीटर स्क्वायर m² से व्यक्त करते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है हमारे सामने, लंबाई गुना में चौड़ाई, जिसे अपन इंग्लिश में L/B से व्यक्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलता है अपने पास में आयतन। आयतन जिसकी इकाई क्या होती है, घन मीटर। घन मीटर, मीटर क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में अपन, और इसे m के क्यूब से प्रतीक से व्यक्त करते हैं। LBH यानी लंबाई गुना में विड्थ जो होती है चौड़ाई, और गुना में ऊंचाई, इन तीनों का गुणनफल क्या होता है, आयतन होता है। उसके बाद अपन चलते हैं रेखीय गति या चाल या वेग। इसकी इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड, जिसे अपन दूरी बटे समय से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जिसे अपन किससे व्यक्त करते हैं, दूरी बटे समय से व्यक्त करते हैं अपने पास में, दूरी बटे में समय। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले ये बताया था। अब यदि अपन ध्यान दें तो हमारे पास दूरी, हमने पहले बात करी थी कि दूरी की इकाई क्या होती है, मीटर होती है, और समय की इकाई क्या होती है, सेकंड होती है। तो देखो यहाँ पे अपने आप ही मीटर पर सेकंड इकाई बन गई।
यानी हमारे पास मीटर प्रति सेकंड जो है इकाई व्युत्पन्न इकाई है। इसी प्रकार यदि अपन इनको भी देखते हैं तो इनमें भी सेम ऐसे ही है। आगे चलते हैं अपन इसमें। यदि ऐसे ही मैं बताता गया एक एक करके आपको तो टाइम बहुत निकल जाएगा अपना, क्वेश्चन रह जाएंगे अपने और वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी अपनी। आगे चलते हैं अपन इसमें। कोणीय गति या कोणीय वेग जिसे अपन ओमेगा से व्यक्त करते हैं, इसकी इकाई जो होती है रेडियन प्रति सेकंड होती है। थीटा अपॉन टी यानी कोणीय विस्थापन बटे में समय, इसका सूत्र होता है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। दाब या प्रतिबल जिसकी इकाई क्या होती है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है, या अपन उसे एसआई पद्धति में क्या कह देते हैं, पास्कल कह देते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि 1 न्यूटन प्रति 1 वर्ग मीटर इक्वल होता है 1 पास्कल के। इसका जो फॉर्मूला होता है बल बटे में क्षेत्रफल होता है। अब बल की इकाई की बात करें अपन तो बल की इकाई न्यूटन होती है, और बटे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की इकाई हमारे पास में क्या होती है, अभी अपन ने बात करी थी, मीटर वर्ग मीटर होती है या मीटर स्क्वायर होती है। तो इसकी इकाई क्या बन गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गई है। आगे चलते हैं इसमें अपन। कार्य, ऊर्जा या ऊष्मा, ये तीनों ही हैं, इनकी इकाई क्या होती है, जूल होती है या न्यूटन मीटर होती है। क्यों, क्योंकि कार्य बराबर हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है, कार्य का जो फॉर्मूला होता है हमारे सामने, वो होता है बल गुना में विस्थापन। क्या होता है कार्य का फॉर्मूला, बल गुना में विस्थापन। और बल गुना विस्थापन करते हैं तो बल की इकाई की यदि अपन बात करते हैं तो बल की इकाई होती है न्यूटन गुना विस्थापन। विस्थापन एक तरीके से दूरी होती है, ठीक है। तो विस्थापन की इकाई क्या हो गई, मीटर। तो न्यूटन मीटर बन गई इसकी इकाई, और 1 न्यूटन गुना 1 मीटर इज इक्वल टू जो होता है हमारे पास में 1 जूल के बराबर होता है। इसीलिए अपन कह देते हैं कार्य, ऊर्जा या ऊष्मा, ये सभी क्या है, इन सभी की इकाई क्या होती है, जूल होती है। आगे चलते हैं अपन इसके अंदर, और अब इनके बारे में एक एक टॉपिक के बारे में तो आगे एक एक क्लास के अंदर डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। अभी अपन यहाँ पे इकाइयों की बात कर लेते हैं। देखो, शक्ति, शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट। शक्ति बराबर जो अपने पास में फॉर्मूला होता है वो होता है कार्य बटे में समय, यानी W अपॉन में T। तो इसीलिए शक्ति की इकाई क्या हो गई, कार्य की इकाई अभी अभी अपन ने बात करी थी जूल, और समय की इकाई क्या होती है, सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड, और 1 जूल प्रति 1 सेकंड जो होता है हमारे पास में, अपन जो बात करते हैं 1 जूल प्रति 1 सेकंड जो होता है 1 वॉट के बराबर होता है। इसीलिए हमारे पास में शक्ति की इकाई क्या हो जाती है, वॉट हो जाती है। इसमें आगे चलते हैं अपन, अब आगे चलते हैं इसमें अपन। अब देखो आगे नेक्स्ट आता है अपने पास में त्वरण। त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। क्योंकि अपन त्वरण जो कहते हैं उसकी परिभाषा अपन बार बार इस्तेमाल यही करते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अब वेग में परिवर्तन हो रहा है क्योंकि v माइनस यू, v का मतलब होता है अंतिम वेग और u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। तो v माइनस यू अपॉन टी, और दर से मतलब समय से होता है, तो इसीलिए v माइनस यू अपॉन टी इसका फॉर्मूला बनता है। और इस तरह से इसकी इकाई जो बनती है आपके पास में मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर बनती है। आगे चलते हैं दोस्तों, अपन आगे देखते हैं। तो बल की इकाई क्या आती है, न्यूटन। बल की मैंने पहले बात करी लेकिन वहां पे शो नहीं हुआ था। तो बल की इकाई जो अपन बात करते हैं वो क्या होती है हमारे पास में, न्यूटन। और बल को यदि अपन फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला जो होता है बल का, वो हमारे पास में बल का फॉर्मूला जो होता है वो द्रव्यमान गुना में त्वरण होता है। और अभी अभी अपन पास ऊपर त्वरण है, और द्रव्यमान की इकाई आपको पता है क्या होती है, किलोग्राम होती है। यदि अपन बात करते हैं अब इसका फॉर्मूला जो बनता है अपने पास में, वो क्या बनता है हमारे पास में, द्रव्यमान गुना में त्वरण। अब द्रव्यमान की जो अपन बात करें, द्रव्यमान की इकाई हमारे पास में होती है किलोग्राम, गुना में त्वरण की इकाई जो होती है वो अपने पास में मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इस तरीके से जो अपन चलते हैं कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान किसी वस्तु का है
और वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित हो रही है, तो वह जो है 1 न्यूटन के बराबर होती है, मतलब उसमें 1 न्यूटन का बल के बराबर वह होती है। तो इसी तरीके से हमारे पास में जो बल की इकाई जो बन जाती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। नॉर्मली यदि एमकेएस प्रणाली में बात करते हैं, जो मैंने शुरुआत में आपको बताई थी मीट्रिक प्रणाली, तो मीट्रिक प्रणाली के अंदर बल की इकाई तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगी, जबकि नॉर्मली यदि एसआई पद्धति में बात की जाए तो एसआई पद्धति में उसकी इकाई क्या हो जाती है, न्यूटन हो जाती है। इस तरीके से देखो फॉर्मूला आपके सामने है, एम इंटू में ए, एम का मतलब है मास, इंटू में एक्सेलरेशन। आगे चलते हैं, देखो अपन इस क्लास में आगे आता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण जिसे इंग्लिश में अपन टॉर्क कहते हैं, इसका फॉर्मूला हमारे सामने, इसका फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास में बल गुना में विस्थापित दूरी होती है। तो न्यूटन इंटू में मीटर इसका प्रतीक बन जाती, इकाई बन जाती है। तो न्यूटन मीटर इसकी इकाई है और प्रतीक इसका एन इंटू में एम हो जाता है या एन एम हो जाता है अपने पास में। इसके बाद अपन चलते हैं घनत्व। घनत्व बराबर जो होता है वो द्रव्यमान बटे में आयतन होता है। अब द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम थी और आयतन की इकाई हमने बात करी थी घन मीटर थी। तो इस तरीके से हमारे पास में जो है घनत्व की जो इकाई बनी वो क्या बनी, किलोग्राम प्रति घन मीटर बन गई। ठीक है, आगे चलते हैं भार। जैसे बल होता है वैसे ही भार होता है, यानी जैसे बल की इकाई है न्यूटन, वैसे ही भार की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। तो भार को जो है अपन, जैसे अपन त्वरण को एम ए से व्यक्त करते हैं, एम इंटू ए से, इसी तरीके से हम भार को जो व्यक्त करते हैं एम इंटू में जी से, क्योंकि इसमें गुरुत्वीय त्वरण होता है तो इसीलिए अपन इसे एम इंटू में जी से व्यक्त करते हैं। अब जी वही त्वरण है, बस गुरुत्वीय त्वरण है, तो इसकी इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे अपन द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान की इकाई हमारे पास में वही किलोग्राम हो जाती है और गुरुत्वीय त्वरण की इकाई वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। और बात करी थी कि 1 किलोग्राम पर मीटर, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है हमारे पास में 1 न्यूटन के होता है। इसीलिए भार की जो इकाई बनी हमारे पास में वो क्या बन जाती है, एसआई पद्धति में न्यूटन बन जाती है। इस तरीके से अपन चलते हैं आगे संवेग। संवेग जो होता है इसका मतलब है द्रव्यमान गुना में, यहाँ पे ए गलत लिखा हुआ है, द्रव्यमान गुना में वेग होता है। क्या होता है संवेग, द्रव्यमान गुना में वेग होता है। तो एम इंटू में वी। अब द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, किलोग्राम, और वेग की इकाई होती है मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास में इस तरीके से किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो है किसकी इकाई बन जाती है, संवेग की इकाई बन जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला आता है प्रतिरोध। प्रतिरोध की जो इकाई है, प्रतिरोध की जो इकाई है आपके सामने वो क्या होती है, ओम होती है। और इसका जो साइन है वो सिंबल जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। और प्रतिरोध का फॉर्मूला, ये आपने इलेक्ट्रिशियन के बच्चे हैं या कोई भी ट्रेड के बच्चे हों तो उन्होंने सभी ने पढ़ा है कि प्रतिरोध R बराबर ओम के नियम के अनुसार V अपॉन में I होता है, विभवांतर अपॉन में विद्युत धारा। आगे चलते हैं, देखो अपन विभवांतर। विभवांतर वोल्ट इसका मात्रक है या इकाई क्या है उसकी, वोल्ट है, और इसे अपन V से व्यक्त करते हैं। और V बराबर में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है, V बराबर हमारे पास में फॉर्मूला होता है IR। क्या होता है V बराबर में IR। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, R बराबर V अपॉन I था और V बराबर में क्या होता है फॉर्मूला, IR होता है। इस तरीके से अपन ने ये कुछ व्युत्पन्न इकाइयां पढ़ी हैं। इसके अलावा और भी हैं लेकिन वो चैप्टर वाइज हैं, बहुत सारी इकाइयां हैं जो व्युत्पन्न की गई हैं। लेकिन हमने जो बात करी थी कि 7 जो एसआई पद्धति में जो 7 मूल इकाइयां हैं वो कभी नहीं बदलेगी, वो एज इट इज वही रहेंगी, बाकी इकाइयां व्युत्पन्न होती चली जाती हैं। आगे चलते हैं, देखो दोस्तों ध्यान से देखना आप। अब अपने सामने क्वेश्चन आता है कि किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली ऊष्मा को खालिस्तान में मापा जाता है। अब मैंने आपको बात करी थी कि कार्य हो या ऊर्जा हो या ऊष्मा हो तो उसकी इकाई क्या होती है। अपन ऑप्शन पे आते हैं, पहले देखो जूल, किलोवाट, एम्पियर, डिग्री, केल्विन। अब यदि अपन बात करते हैं कि यहाँ ऊष्मा की बात की जा रही है,
और ऊष्मा की जब बात की जाएगी तो ध्यान से देखना दोस्तों, ऊष्मा की जब बात की जा रही है तो ऊष्मा की इकाई क्या होती है? मैंने आपको कहा था, चाहे हमारे सामने हो कार्य, चाहे हो ऊर्जा या हो ऊष्मा, इन तीनों की इकाई हमेशा क्या रहेगी? जूल रहती है। क्या रहती है? जूल रहती है। कौन सी पद्धति में? एसआई पद्धति में इनकी इकाई क्या होती है? जूल होती है। अब आपके सामने ऑप्शन है जूल, किलोवाट, एम्पियर, डिग्री केल्विन। अब यदि जूल की बात करें तो ऊष्मा की इकाई जूल है। किलोवाट बात करें तो किलोवाट किसकी इकाई होती है? शक्ति की इकाई होती है। और यदि एम्पियर की बात करें तो एम्पियर किसकी इकाई होती है? विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। किसकी इकाई होती है? विद्युत धारा की इकाई होती है। और यदि डिग्री केल्विन की बात करें, पहली बात तो डिग्री होता नहीं है, केल्विन होता है, तो केल्विन की बात करें अपन तो केल्विन इकाई जो होती है वो किसकी होती है? तापमान की होती है। किसकी इकाई होती है? तापमान की इकाई होती है। आगे चलते हैं अपन दोस्तों, देखो जरा इसको मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं एक बार वापस से। ध्यान से देखना जरा, जूल की इकाई ऊष्मा और ऊर्जा की इकाई जूल है, किलोवाट शक्ति की इकाई है, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है, और डिग्री केल्विन, डिग्री ने होकर के केल्विन जो है तापमान की इकाई है। इस तरीके से अपने पास जो ऑप्शन हो जाता है, अपन जो बात करते हैं अपने पास ऑप्शन जो है कि ऊष्मा का पूछा था अपने सामने, तो ऊष्मा की इकाई क्या हो गई हमारे पास में? जूल। आंसर ए हमारा सही हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपना है विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई इकाई क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस में अब अपन ऑप्शन में चलते हैं, कूलाम, टेस्ला, वोल्ट, एम्पियर। अब बात कर रहा है विभवांतर की। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि विभवांतर की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन अपन औरों के बारे में भी जान लेते हैं कि कूलाम किसकी इकाई है। कूलाम की बात करें तो विद्युत आवेश की इकाई होती है। टेस्ला की बात करें अपन तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की होती है, या हम चुंबकीय घनत्व कह देते हैं इसे, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, सॉरी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई भी क्या होती है? टेस्ला होती है। या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? टेस्ला होती है। और यदि अपन बात करते हैं विभवांतर तो विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है। और इस तरीके से बात करते हैं विद्युत धारा तो विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखो स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? अब इसमें यदि आप ऑप्शन देखते हो केल्विन, एम्पियर, किलोवाट, जूल, पहले वाला क्वेश्चन ही है, बस ऑप्शन क्या कर दिए गए? बदल दिए गए। तो हमारा स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा, अब इसमें ऊष्मा और ऊर्जा दोनों शब्द कह दिए, चाहे ऊष्मा हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे कार्य हो। मैंने आपको कहा था कि उसकी इकाई क्या होती है? जूल होती है। तो हमारा इसका ऑप्शन डी जूल सही है। अपन चलते हैं बाकी सभी की तरफ में, बता देता हूं मैं आपको कि केल्विन किसकी इकाई थी? तापमान की। कौन सी पद्धति में? एसआई पद्धति में। एम्पियर किसकी है? विद्युत धारा की इकाई है। किलोवाट किसकी है? शक्ति की इकाई है। और जूल ऊष्मा और ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल होती है। तो अपना ऑप्शन डी जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखो निम्नलिखित में से कौन सी मूल इकाई नहीं है? ध्यान देना जरा, यहां पे इसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मूल इकाई नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ऑप्शन देखते हैं जरा, रेडियन, मोल, एम्पियर, कैंडला। अब मैं आपको एक बार बताऊंगा, जरा ध्यान देना, डायग्राम में वापस में लेके चलते हैं अपन। हमने बात करा था कि एसआई पद्धति के अंदर 7 मूल इकाइयां होती हैं। लंबाई की बात करी थी अपन ने कि लंबाई की इकाई हमारे सामने क्या होती है? लंबाई की इकाई की बात करी थी अपन ने कि लंबाई की इकाई जो होती है वो कौन सी होती है? मीटर होती है। द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? किलोग्राम होती है। तापमान की इकाई क्या होती है? केल्विन होती है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। समय की इकाई क्या होती है? सेकंड होती है। और प्रकाश तीव्रता की इकाई क्या होती है? कैंडला होती है। और पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या होती है? मोल होती है। इस तरीके से अपन ने 7 मूल इकाइयां पढ़ी थी। अब लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि मूल इकाई नहीं है। तो मूल इकाई कौन सी नहीं है इनमें से? अब आप देखो, मोल है, एम्पियर है,
कैंडला है बट रेडियन नहीं है, तो अपना ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये मूल इकाई नहीं है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पे ध्यान देना, मूल इकाई नहीं के बारे में पूछा है। ये तीनों तो मूल इकाइयां हैं, जबकि रेडियन मूल इकाई नहीं है। रेडियन क्या है? एक व्युत्पन्न नहीं, व्युत्पन्न भी नहीं है। रेडियन हमारे पास में हमने बात करी थी, रेडियन एक पूरक इकाई है। आगे चलते हैं दोस्तों। आशा करता हूं आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। रेडियन किसकी इकाई है? सरल कौन की इकाई है? पूरक मात्रक है। मोल किसकी है? वस्तु या पदार्थ की मात्रा की इकाई है। एम्पियर किसकी है? विद्युत धारा की इकाई है। और कैंडला किसकी है? प्रकाश तीव्रता की इकाई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है? मोल, वोल्ट, रेडियन, ल्यूमेन। अब देखो, ध्यान से देखना, इसने क्वेश्चन में आपको क्या कहा है कि व्युत्पन्न इकाई नहीं है। यहां पे पहले का पूछा था आपसे कि मूल इकाई नहीं है, लेकिन अब की बार इसने पूछा है व्युत्पन्न इकाई नहीं है। अब डायग्राम की तरफ यदि मैं वापस से ले जाऊं आपको, तो डायग्राम देखोगे आप, तो यहां पे अपन ने बात करी थी कि ये सभी कौन सी है? मूल इकाइयां हैं। अब यहां देखो, इसने कहा है व्युत्पन्न इकाई नहीं है। अब व्युत्पन्न इकाई कौन सी नहीं है यहां पर? देखो जरा ध्यान से देखो, क्या मोल व्युत्पन्न इकाई है? क्या आपके सामने जो ऑप्शन मोल नजर आ रहा है आपको, क्या वो व्युत्पन्न इकाई है? नहीं। वोल्ट व्युत्पन्न इकाई है? रेडियन व्युत्पन्न इकाई है? ल्यूमेन व्युत्पन्न इकाई है? ये तीनों व्युत्पन्न इकाई हैं, जबकि मोल क्या है? व्युत्पन्न इकाई नहीं है। ये हमारे पास में कौन सी है? मूल इकाई है। कौन सी इकाई है? मूल इकाई है, जो कि एसआई सिस्टम में आती है। इसका मतलब इसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्युत्पन्न इकाई नहीं है, तो ये तीनों तो व्युत्पन्न इकाइयां हैं। ठीक है, मोल जो है व्युत्पन्न इकाई नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, मोल। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन, आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दोस्तों, वस्तु या पदार्थ की मात्रा की मोल, वोल्ट किसकी है? विभवांतर की है। रेडियन किसकी है? सरल कौन की है। और ल्यूमेन किसकी है? प्रकाश फ्लक्स की इकाई है। इसी तरह से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की मूल इकाई एसआई इकाई नहीं होती? ध्यान से देखना वापस से, इसने फिर क्वेश्चन कहा है एसआई इकाई नहीं होती। ध्यान से देखो, एसआई इकाई नहीं होती। अब मैंने आपको फिर वापस से डायग्राम दिखा रहा हूं। डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा। डायग्राम में यदि आप देखोगे, तो यहां पे अपन ने बात करी थी, ये मीटर, ये किसके लिए थी? हमारे पास में लंबाई के लिए थी। यहां पे बात कर रहे हैं केल्विन, ये किसके लिए थी? अपने पास में तापमान के लिए थी। ये बात कर रहे हैं सेकंड, ये किसके लिए थी? समय के लिए थी आपके सामने। और ये बात करते हैं हम किलोग्राम, ये किसके लिए है? द्रव्यमान के लिए है। और यहां पे अपन बात करते हैं अपने पास में ये कैंडला, प्रकाश तीव्रता के लिए है। ये किसके लिए है? प्रकाश तीव्रता के लिए है। और ये जो मोल है, ये किसके लिए है? पदार्थ की मात्रा के लिए है। किसके लिए है? पदार्थ की मात्रा के लिए है। ठीक है, क्लियर। अब यहां पे जो क्वेश्चन इसने कहा है, ये आपसे ये कहा है कि एसआई इकाई नहीं है, यानी ये तो सभी एसआई इकाई में आ रही है। अब इसमें से ऐसी कौन सी है जो एसआई इकाई नहीं है? आवृत्ति, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता। अब यदि आप देखते हो, पदार्थ की मात्रा एसआई इकाई है, विद्युत धारा भी एसआई इकाई है, प्रकाश की तीव्रता भी एसआई इकाई है। आवृत्ति जो है वो क्या है? एक व्युत्पन्न इकाई है। इसका मतलब ये मूल एसआई इकाई नहीं है, ये व्युत्पन्न इकाई है। तो अपने पास में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बारे, इसका आगे डिस्क्राइब देखो जरा। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है, पदार्थ की मात्रा की इकाई मोल होती है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है, प्रकाश की तीव्रता की इकाई क्या होती है? कैंडला होती है। यदि आपको ये सब चीज याद हो जाएं, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको आराम से क्वेश्चन समझ में आएगा। बस क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है,
वो ये कहता है नहीं है, वो कहता है, तो आपको ध्यान देना है कि कौन सी मूल इकाई है, कौन सी नहीं है, कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है, कौन सी व्युत्पन्न इकाई है। इन सभी क्वेश्चनों पे आपको यही बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। अब प्रतिरोध की बात हो रही है यहाँ पे कि प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, वो भी कौन सी, एसआई की बात कर रहा है। अब आपके सामने ऑप्शन टेस्ला, ओम, एम्पियर प्रति मीटर और मीटर। अब टेस्ला की अपन ने बात करी थी अभी पहले, टेस्ला भी ऑप्शन में आया था, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। ओम किसकी इकाई है, प्रतिरोध की इकाई है। एम्पियर प्रति मीटर किसकी है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता की इकाई है। और मीटर किसकी है, लंबाई की इकाई है। तो हमारे पास में ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा, क्योंकि इसने पूछा है विद्युत प्रतिरोध। अब प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है, तो अपने पास में उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है बल की एसआई इकाई है। अब बल की एसआई इकाई मैंने आपको पढ़ाया था, बल की इकाई क्या होती है हमारे पास में, किलोग्राम, न्यूटन, पौंड, वाट। क्या होगी हमारे पास बल की इकाई, न्यूटन होगी। अब बात आती है कि किलोग्राम किसकी इकाई है, तो किलोग्राम किसकी इकाई है, द्रव्यमान की इकाई है। न्यूटन हमारे पास में बल की इकाई है। पौंड किसकी इकाई है, पौंड मैंने कहा था ये भी किसकी इकाई है, द्रव्यमान की इकाई है, लेकिन कौन सी पद्धति में, एफपीएस पद्धति में है। और वाट किसकी इकाई है, शक्ति की इकाई है। वाट किसकी इकाई है, शक्ति की इकाई है। देखो सामने आपको दिखाता हूं मैं एक बार, किलोग्राम किसकी हो गई, द्रव्यमान की इकाई। न्यूटन किसकी है, बल की इकाई। पौंड किसकी है, द्रव्यमान की इकाई है, लेकिन कौन सी पद्धति में, एफपीएस पद्धति में है। और वाट किसकी इकाई है, शक्ति की इकाई है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे अपने। इसका आंसर अपना बल की एसआई इकाई क्या होगा, न्यूटन होगा। आगे चलते हैं, देखो अगला अपने पास में है तापमान की एसआई इकाई है। अब तापमान के ऑप्शन अपन देखते हैं, डिग्री सेल्सियस, कैंडला, केल्विन, पास्कल। अभी अभी मैंने आपसे बात करी थी कि तापमान की एसआई इकाई, यदि मैं इसे हटा देता हूं तो तापमान की इकाई अपने पास में डिग्री सेल्सियस भी होती है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी होती है, डिग्री र्यूमर भी होती है और केल्विन भी होती है। लेकिन इसने पूछा है तापमान की एसआई इकाई क्या है, तो तापमान की एसआई पद्धति में इकाई क्या होगी आपकी, केल्विन होगी। तापमान की इकाई क्या होगी आपकी, एसआई पद्धति में क्या होगी, केल्विन होगी। डिग्री सेल्सियस नहीं होगी, क्या होगी उत्तर, केल्विन होगी। मैंने आपको बताया भी था, ध्यान देना, कि मूल भौतिक राशियां जो हैं एसआई पद्धति में वो 7 हैं। उसमें बताया था, ये देखो तापमान बताया था कि तापमान में हमारे पास में तापमान की इकाई क्या होती है, केल्विन होती है। तो डायग्राम से आपको पहले भी बता दिया था। आगे चलते हैं कि डिग्री सेल्सियस तापमान की इकाई है, कैंडला जो है वो प्रकाश तीव्रता की इकाई है, केल्विन जो है वो तापमान की इकाई है, और पास्कल किसकी इकाई है, दाब की इकाई है। आगे चलते हैं, इसका उत्तर मतलब अपना क्या हो गया कि हमारे पास तापमान की एसआई इकाई क्या हो गई, केल्विन हो गई है। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं, लास्ट अपना 10वां क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, कार्य की एसआई इकाई है। कार्य की एसआई इकाई, ऑप्शन पे चलते हैं, देखो जूल, न्यूटन, रेडियन, पास्कल। अब मैं आपको बता चुका हूं, बार बार बता रहा हूं, जूल किसकी इकाई है, कार्य, ऊष्मा और ऊर्जा, इन तीनों की इकाई क्या होती है, जूल होती है। न्यूटन किसकी इकाई है, बल या भार की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। एक बार लिख देता हूं, जरा ध्यान से देखना दोस्तों। जूल किसकी इकाई बताई थी मैंने आपको, जूल इकाई बताई थी या तो कार्य की होगी, या ऊष्मा की होगी, या फिर ऊर्जा की होगी। इसी तरीके से बात करते हैं अपन, न्यूटन किसकी इकाई है, या तो बल की इकाई होगी या फिर भार की इकाई होगी। ठीक है, रेडियन बात करते हैं तो ये कहा था कि सरल कोण की इकाई क्या होती है, रेडियन होती है, और ये हमने कहा था कि एक पूरक इकाई है। और पास्कल बात करें तो ये हमारे पास में किसकी इकाई होती है, दाब की इकाई होती है, पास्कल। इस तरीके से इन सभी के ऑप्शन क्या हो गए कि जूल जो है कार्य, ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई होती है, न्यूटन बल या भार की इकाई होती है, रेडियन जो है सरल कोण की इकाई है,
पास्कल जो है दाब की इकाई है। अब यदि अपन ऑप्शन पे आते हैं कि क्वेश्चन पे आते हैं कि कार्य की ऐसा इकाई है, तो कार्य की इकाई हमारे पास में क्या होगी? ऑप्शन ए जूल हमारा उत्तर सही होगा। ध्यान देना दोस्तों, जरा ऑप्शन में वापस आपके सामने लेके आता हूं कि जूल कार्य ऊर्जा ऊष्मा की है, न्यूटन बल और भार की है, रेडियन सामान्य कोण या सरल कोण की है, और पास्कल किसकी है? दाब की है। इसी के साथ दोस्तों मैं आज की क्लास खत्म करता हूं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।